हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले सेक्शन 309 ऑफ दी सीआरपीसी, जो कि बात करता है कोर्ट के पावर की कि कब कब वो प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन या एडजर्न कर सकता है। गाइस, इफ़ यू वांट टू नो दैट आई एम गोना रीड बाय अ बैरेक्ट एंड आपके पास बैरेक्ट होनी चाहिए। आप अपनी बैरेक्ट खोल लीजिए और मेरे साथ साथ ही पढ़ेंगे, ठीक है। मैं बोर्ड में नहीं दिखाने वाली हूँ कुछ भी, या मैं मोबाइल में कुछ भी नहीं दिखाने वाली हूँ। आप मेरे साथ साथ डायरेक्ट रीड करेंगे और जो भी आपको दिक्कत हो रही है, जो भी मैं बोल रही हूँ एक्स्ट्रा जो भी आपको लगता है, तो वहीं पर आप डायरेक्ट पर ही मार्क करेंगे, ठीक है। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 309 सीआरपीसी आप किताब में अपनी बैरेक्ट में निकाल लीजिए और मैं उसको रीड करूँगी और आप मेरे साथ बैरेक्ट ही पढ़ेंगे और हम बैरेक्ट ही समझेंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ती हूँ अब इसको। सेक्शन 309 सीआरपीसी, पावर टू पोस्टपोन और एडजर्न प्रोसीडिंग्स, ठीक है। किसकी पावर की बात कर रहा है? कोर्ट के पावर की बात कर रहा है। इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल द प्रोसीडिंग्स शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे until all the witnesses in attendance have been examined, unless the court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded। देखिए इधर पे लिखा है ये 1 के ऊपर देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ 1, तो ये सेक्शन सब्स्टिट्यूट किया गया है बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ठीक है। पहले क्या था कि ट्रायल, पहले क्या लिखा था 2013 के पहले क्या लिखा था कि इंक्वायरी और ट्रायल की जो प्रोसीडिंग होगी वो एक्सपीडिशियसली उसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। ये नहीं बोला था कि डे टू डे प्रोसीडिंग चलेगी, एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा जब तक कि नेसेसरी नहीं होता और रीज़न रिकॉर्ड, ये सब पहले नहीं था। पहले क्या था, जितनी जल्दी हो सके आप ट्रायल कंप्लीट करें, ऐसा लिखा हुआ था। तो टोटली वो कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। तो अब क्या हो गया 2013 के अमेंडमेंट के बाद कि इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल द प्रोसीडिंग्स शैल बी कंटिन्यूड फ्रॉम डे टू डे अंटिल, कब तक? जब तक कि सारे विटनेसेस जो भी प्रेजेंट हैं उनका एग्जामिनेशन नहीं हो जाता है, या फिर कोर्ट को ऐसा लगता है कि एडजर्नमेंट करना ज़रूरी है। और तब भी वो यदि एडजर्नमेंट करता है तो उसके लिए कोर्ट को रीज़न लिखना भी ज़रूरी है कि वो एडजर्नमेंट क्यों कर रही है। Provided that when the inquiry or trial relates to an offence under section 376, 376A, section 376AB, section 376B, section 376C, D, DA or section 376DB of the Indian Penal Code, the inquiry or trial shall be completed within a period of 2 months from the date of filing of the charge sheet। तो ये जो रेप के मैटर्स दिए हुए हैं, तो जो भी रेप के मामले होंगे उसमें इंक्वायरी और ट्रायल कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए? 2 मंथ्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट। जब पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके 173 के अंदर अपनी जब चार्ज शीट पेश कर दी है, तो उसके बाद से 2 महीने के अंदर अंदर इंक्वायरी और ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये प्री में क्वेश्चन बन सकता है कि इन मामलों में कितने टाइम में हो जाना चाहिए? 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द चार्ज शीट। फिर सेकेंड क्या है कि इफ़ द कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस और कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल find it necessary or advisable to postpone the commencement of or adjourn any inquiry trial, it may from time to time for reasons to be recorded postpone or adjourn the same on such terms as it think fit for such time as it consider reasonable and may by a warrant remand the accused if in custody। वही बात कर रहा है कि यदि कोर्ट को लग रहा है आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस, या ट्रायल का जब कमेंसमेंट हो जाता है उसके बाद यदि कोर्ट को ये लगता है फाइंड इट नेसेसरी या एडवाइजेबल, तो वो क्या कर सकता है? पोस्टपोन कर सकता है, एडजर्न कर सकता है किसी इंक्वायरी और ट्रायल को टाइम टू टाइम, और उसके साथ साथ वो उसके रीज़न भी रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और यदि कोर्ट को लगता है तो क्या करेगा? अक्यूज्ड को रिमांड में भेज देगा। इसके साथ हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहता है? इफ़ सफिशिएंट एविडेंस हैज़ बीन ऑब्टेन टू रेज अ सस्पिशन दैट द अक्यूज्ड may have committed an offence and it appears likely that further evidence may be obtained by remand, this is a reasonable cause for remand। रिमांड क्यों करेगी कोर्ट? कि यदि सफिशिएंट एविडेंस है ये सस्पिशन रेज करने के लिए कि अक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस किया है, और कोर्ट को यदि लगता है कि उसको रिमांड में भेजने से कोई फर्दर एविडेंस को
प्राप्त किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है, तो उस केस में भी क्या करेगी कोर्ट, ये रीजनेबल कॉज है कि वो उसको रिमांड में दे सकती है। पर रिमांड एक बार में कितने से अधिक नहीं होगा, 15 दिन से अधिक नहीं होगा। ठीक है, provided that no magistrate shall remand an accused person to custody under this section for a term exceeding 15 days at a time। ठीक है, provided further that when witnesses are in attendance no adjournment or postponement shall be granted without examining them except for special reasons to be recorded in writing। यदि witnesses present हैं तारीख में, ठीक है, अब कोई व्यक्ति अपना साक्ष्य देने के लिए आ रहा है तो वो रोज़ रोज़ तो कोर्ट में आएगा नहीं, तो यदि विटनेसेस प्रेजेंट है तो कोई पोस्टपोनमेंट नहीं होगा, कोई एडजमेंट नहीं होगा, और कोर्ट उसी दिन ये बोलेगी पार्टीज़ को कि इनका एग्जामिनेशन आज के आज ही किया जाए, अनलेस कोई स्पेशल रीज़न हो जिसको कोर्ट राइटिंग में फिर रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो अक्यूज्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए और अक्यूज्ड की उपस्थिति में विटनेसेस का साक्ष्य लेगी कोर्ट। यदि साक्षी प्रेजेंट है तो उस दिन एडजर्नमेंट नहीं होगा। फिर आगे लिखा है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पस ओनली ऑफ एनेबलिंग द अक्यूज्ड पर्सन टू शो कॉज अगेंस्ट द सेंटेंस प्रपोज टू बी इम्पोज्ड ऑन हिम। क्या कह रहा है कि कोई एडजर्नमेंट कोर्ट तब भी ग्रांट नहीं करेगी कि अभियुक्त क्या बोल रहा है कि आप मुझे टाइम दे दो तो मैं अपने फेवर में एविडेंस लेके आऊँ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी नहीं है कि आपको एडजर्नमेंट मिलेगा। हिंदी में देखिए मैं पढ़ देती हूँ। परंतु यह भी कोई स्थगन केवल इस प्रयोजन के लिए नहीं मंजूर किया जाएगा कि वह अभियुक्त व्यक्ति को उस पर अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्थापित दंडादेश के विरुद्ध हेतु दर्शित करने में समर्थ बनाए। उसको समर्थ बनाएगा कि उसके फेवर में एविडेंस जोड़ने के लिए भी ये कोई पॉइंट नहीं है कि एडजर्नमेंट कोर्ट करेगा। और कौन से ग्राउंड में एडजर्नमेंट नहीं करेगा? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड कि एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी एक्सेप्ट वेयर द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टी। कोई भी रिक्वेस्ट पार्टी रिक्वेस्ट करेगी कि सर एडजॉर्नमेंट दे दीजिए, तो उस केस में भी एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगा अनलेस वो सर्कमस्टांसेस हैं जो पार्टीज़ के कंट्रोल में ही नहीं है। ठीक है, उस केसेस में एडजॉर्नमेंट मिल जाएगा। ये भी कोई ग्राउंड नहीं है कि आप पार्टीज़ बोलें कि हमारा जो वकील है वो किसी दूसरे कोर्ट में एंगेज है तो प्लीज़ आप हमें एडजॉर्नमेंट दे दीजिए। सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है तो भी हमें कोई एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेगा। The fact that the pleader of a party is engaged in another court shall not be the ground for adjournment। C क्या कह रहा है? Where a witness is present in court but a party or his pleader is not present, or the party or his pleader though present in court is not ready to examine or cross-examine the witness, the court may if thinks fit record the statement of the witness and pass such order as it thinks fit for dispensing with examination in chief as the case may be, और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस एज द केस में भी। क्या कह रहा है कि यदि विटनेस प्रेजेंट है कोर्ट में पर पार्टी और प्लीडर प्रेजेंट नहीं है, या पार्टी और प्लीडर प्रेजेंट भी हैं पर वो विटनेसेस का एग्जामिन या क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट को यदि लगता है तो विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगी और जैसा भी कोर्ट को लगता है वैसे वो ऑर्डर पास करेगी और डिस्पेंस कर देगी विटनेस को एग्जामिनेशन इन चीफ और क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए। देखो यहाँ पे ये कह रहा है, आपने जैसे फिल्मों में देखा होगा कि जो वकील जिसके फेवर में विटनेसेस आते हैं वो सबसे पहले उसका क्या करते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ करते हैं। ठीक है, उससे पहले स्वयं वो सवाल करेगा जो व्यक्ति उस विटनेस को लेकर के आएगा। ठीक है, फिर जब वो सवाल कर लेगा तो फिर उसके बाद सामने वाली पार्टी फिर उससे सवाल करेगी, तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन। जो वकील स्वयं अपने फेवर में विटनेस लाता है वो पहले खुद उससे सवाल करता है, तो उसको क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ। और जब वो सवाल कर लेता है तो सामने वाली पार्टी जब उसका एग्जामिनेशन करती है तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। तो जब दो विटनेस प्रेजेंट है पर पार्टीज़ भी प्रेजेंट और बोल रही कि हम रेडी नहीं है एग्जामिनेशन करने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगी, विटनेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेगी, उसको जाने नहीं देगी क्योंकि भाई वो आया फिर ना आए तो उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेगी और उसको डिस्पेंस कर देगी कि अब तुम्हारा एग्जामिनेशन चीफ और क्रॉस नहीं होगा, अब तुम जाओ। ठीक है, ऐसा। एक्सप्लेनेशन 1 तो हमने पढ़ ही लिया है कि कोर्ट को यदि लगता है कि और फर्दर एविडेंस उससे लिए जा सकते हैं तो उस केस में 15 दिन का रिमांड एक बार में कर देगी। एक्सप्लेनेशन 2, द टर्म्स ऑन विच एन एडजर्नमेंट और पोस्टपोनमेंट मे बी ग्रांटेड इंक्लूड इन अप्रोप्रिएट केसेस द पेमेंट ऑफ कॉस्ट बाय द प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज्ड।
यदि कोई भी पार्टी एडजमेंट लेती है तो उस केसेस में यदि कोर्ट को लगता है तो अप्रोप्रिएट केसेस में कॉस्ट इम्पोज कर सकती है उस पार्टी में जिसने एडजमेंट लिया है, ईदर प्रोसिक्यूशन और द अक्यूज्ड। ठीक है, यदि मैं प्रोसिक्यूशन हूँ, मैं बोल रही हूँ कि सर एडजमेंट दे दीजिए, पार्टीज आई हैं, विटनेसेस आए हैं, तो मेरे से कॉस्ट भी लगवा सकती है कोर्ट कि आप जो भी पार्टीज आई हैं उनको कॉस्ट दें या कोर्ट को कॉस्ट दें। जिन निबंधनों पर कोई स्थगन या मुलतवी करना मंजूर किया जा सकता है उनके अंतर्गत समुचित मामलों में अभियोजन या अभियुक्त द्वारा खर्चों का दिया जाना भी है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। ओके, इफ़ यू अंडरस्टूड दिस सेक्शन तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू, बाय।